हेलो दोस्तों, मैं अवनीत राज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10वीं का तीसरा चैप्टर, विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। तो हम जानते हैं कि धातु और अधातु क्या होता है या जानेंगे। तो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा तत्वों को। क्या जानना पड़ेगा? तत्व क्या होते हैं, तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं या होते क्या हैं, ये सब जानना पड़ेगा। और हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने हम लोग को नहीं आएगा, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि धातु और धातु क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं, उस आधार पर संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो पहले धातु और धातु को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं तत्व क्या होते हैं, तत्वों को जान लेते हैं। तत्व तो तत्व जो है कि हमें पता है कि ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। कितने हैं? 118 ज्ञात तत्व हैं, जिनमें 94 प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं नेचर में। कितने पाए गए? 94। और 24 जो है उनको खोजा गया है कृत्रिम रूप से, यानी मानव ने खोजा है। इससे मिलकर 118 तत्व हुए। और अगर उन्हें बात की जाए तो धातु कितने हैं, तो 91 है। अधातु कितने हैं, तो 20 हैं। और जो 7 हैं वो उपधातु हैं। तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों को बताई जाएगी। उससे पहले थोड़ा तत्व जान लेते हैं। तत्व का परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड से। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। जेड से परमाणु क्रमांक को लिखते हैं, ए से परमाणु भार को लिखते हैं। तो ये सभी चीजें आप लोग हम थोड़ा सा बता दें, एक बार जिक्र कर लें। ये हो गया, उसका सिंबल हो गया, और परमाणु भार हो गया। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुछ देखते हैं, जैसे 15 तक का हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक, ये 15 तत्व हैं। परमाणु भार इसका 1, इसका 4, इसका 6, इसका 9 10 12 14 16 18 20 23 24 26 29 और 30। ये इसके परमाणु भार होते हैं। तो आपको कम से कम 30 याद होने चाहिए। कितने याद होने चाहिए? 30। हमको 15 लिखे क्योंकि हम आपको निकाल कर दिखाएंगे इसी आधार पर। तो याद होना चाहिए आप लोगों को 30 तक। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए थोड़ा सा जान जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक पीछे का इतिहास है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाए, या परमाणु का विघटन के परमाणु का सिद्धांत दिए हैं, परमाणु के मॉडल दिए हैं। उस आधार में एक मॉडल आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उस आधार पर इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? कोष के आधार पर। जैसे 4 कोष बताए उन्होंने। कितने बताए? 4 कोष बताए हैं। के LMN 1 2 3 4। उसमें बोले हैं कि 2 8 18 और 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाएगा। किसके हिसाब से? 2 8 18 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। तो हम समझ गए कि तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसकी क्रम संख्या, परमाणु भार दी होती है एटॉमिक नंबर, और उसका जो तत्व है उनके सिंबल्स होते हैं जिनको शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए जरूरी होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास कैसे करना है? 2 8 18 32 नंबर्स के हिसाब से करना है। यानी पहले कोष में 2 को भरना है, दूसरे कोष में 8 को भरना है, तीसरे कोष में 18 और चौथे कोष में 32। कोई जरूरी नहीं है कि 18 भरा जाएगा, इससे कम होता है तो पहले 8 को पूरा करते हैं और फिर आगे लिखते हैं। कहने का मतलब होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, तो हम एक चीज याद रखेंगे, अष्टक पूरा करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले करके देखते हैं किसी का, देखते हैं किसी का भी करके। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, बहुत से 4 का देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हमने देखा 8। क्या होता है? 8। नाइट्रोजन का 7, सोडियम का 11, इसका 13। तो करके देखते हैं। सबसे पहले 8 पहला कोष में कितने भरने के लिए बोला गया? 2। अब बताइए दूसरे में 8 बोला गया, लेकिन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। लिख दे रहे हैं कि उदासीन अवस्था में जब तत्व में कोई चार्जेस नहीं है तब क्या होता है? जो जेड होता है वो पी और ई के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉन के भी बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होगा।
आई बात समझ में। उदासीन अवस्था में, किस अवस्था में? उदासीन। कहने का मतलब है कि जब तक किसी तत्व पे कोई चार्ज ना आया हो, यानी ना वो इलेक्ट्रॉन लिया हो ना किसी को दिया हो, उस अवस्था में परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है a माइनस पी। a माइनस पी कहिए या a माइनस ई कहिए, हम p लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है जब आवेशित अवस्था आता है, इसलिए p लिखा जाता है। तो n बराबर a माइनस पी। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, या प्रोटॉन को घटा देंगे, या इलेक्ट्रॉन को भी उदासीन अवस्था में घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। ये तरीका है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का। अभी एक काम निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। तो 2 और 6 क्यों नहीं 8 लिखे हैं? क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। क्योंकि मैं बोला हूं जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने परमाणु क्रमांक होंगे, जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 8 यहाँ परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। तो 6 और 2 8, 7 है तो 2 और 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 है तो 2 और 11 है तो 8 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 8 2 10 होता है, और बाकी जो बच रहा है 1 लिख देंगे 11। 13 में 2 8 और 3, 8 2 10 13। ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए सोडियम को लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है, किसी का भी आप बता सकते हैं लेकिन सोडियम को बताते हैं। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है तो जेड का संख्या कितना दिया हुआ है? 11। तो हम लिख लेंगे जेड की 11। तो जब जेड 11 है तो पी भी कितना होगा? 11 होगा। ई भी कितना होगा? 11 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका हम बताए हैं। इसका परमाणु भार 23 होता है। यहाँ देखिए परमाणु भार कितना दिया है? 23 दिया है। तो 23 परमाणु भार मतलब 23, और में से 11 घटा देंगे, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 12। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग एक चीज याद रखना है, लास्ट कोष की संख्या। लास्ट कोष की संख्या कितनी है? तो हम क्या क्या समझ गए? तत्व होते हैं, तत्व में आपको याद करना है परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल क्या होगा? H। ऐसे आपको प्रतीक याद करने हैं, परमाणु क्रमांक याद करना है, परमाणु भार याद करना है। और आपको एक चीज और याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नंबर के आधार पर किया जाएगा? 2 8 18 32 नंबर के हिसाब से किया जाएगा, जो कि कक्षा 8 में 9 में आपने पढ़ के आया होगा। और जैसे मैं यहाँ आप लोगों को निकाल के दिखा भी दिया हूँ, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया हूँ। ये सूत्र है। ठीक, अब हम जानेंगे धातु क्या होता है। यहाँ से शुरू होती है चैप्टर्स की मेन कहानी कि धातु और धातु क्या होते हैं, कैसे जानेंगे देखते हैं। धातु अधातु जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ेगा कि लेन देन कैसे होता है। तो आप लोगों को एक बात बता दिया जाए कि केमिस्ट्री में 4 इलेक्ट्रॉन तक की लेन देन होगी। सिंपल कक्षा 10वीं तक आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक की लेन देन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप इतना समझ जाइए कि केवल कोई तत्व या कोई धातु 4 या अधातु 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, धातु और अधातु 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे अधिक की लेन देन नहीं होगी। तो हम उस आधार पर वर्गीकरण करेंगे धातु और धातु का। एक बात मैं यहीं से क्लियर कर दूं कि धातु इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी देगा, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। यानी धातु क्या होते हैं? धातु वे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग मतलब देकर धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं? वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करके? ग्रहण करके ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु। कहने का मतलब है कि जब भी आपको कहीं भी लिखा प्लस चार्जेस आएगा तो समझ जाइएगा वो क्या है? धातु है। और माइनस चार्जेस लिख के आएंगे तो वो क्या है? अधातु है। तो हम सबसे पहले जानते हैं तरीका। एक आप नंबर याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 नंबर तक याद रखिए। ठीक है, आपको ये 8 नंबर याद होने चाहिए, जिनमें से 1 और 3 अलग कर लीजिए, 5 6 7 अलग कर लीजिए, 8 को अलग कर लीजिए और 4 को अलग कर लीजिए। ठीक है, 4 को अलग कर लीजिए। तो ये क्या है हम आपको बताते हैं। ये अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? अभी हमने बताया 2 8 18 32, 2 8 18 32। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्या था? तरीका था। तो इसी आधार पर अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा। कैसे? एक बार देख लेते हैं फिर से। जैसे कैल्शियम है 20 होता है, 2 8 8 2 10 हो गए।
अब डायरेक्ट हम 18 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 28 हो जाएगा, और हमें चाहिए कितने 20, तो हम यहाँ डायरेक्ट 10 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? अभी मैंने आपको बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, और यहाँ 10 लिख देंगे, और इससे 18 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी? 18 इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए यहाँ 10 नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए 10 लिख दिए तो हम सोचेंगे 10 दे देगा, लेकिन देगा भी कितना? 4 लेगा भी और 4 देगा भी, इसलिए यहाँ हम 10 नहीं लिखेंगे। एक बार अष्टक इसका पूरा करा देंगे, कितना? 8। अब कितना हो गया? 2 8 10 8 18, और कितने बचे? 2। अब हम 2 लिख देंगे। कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को वो दे सकता है। तो इस आधार से वर्गीकरण इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे। आई बात समझ में? एक और लिख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है, तो 2 8 2 10 और 2 12। एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, 13 होता है, 2 8 1 3, सॉरी सोडियम को मैंने बताया ही क्या होता है, 2 8 और 1। एक और लिख लेते हैं, कोई बोले 10 नियॉन का, 2 और 8, 8 2 10। अब एक बात समझते हैं, जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, पहले कोष में 2, अगर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसे ना किसी से लेने की जरूरत है ना किसी को देने की जरूरत है। लेगा और देगा कब? भाई आप लोग ही जानते हैं कि कब किसी चीज की जरूरत होती है, या तो कमी हो या तो अधिक हो। अगर मेरे पास पैसा अधिक है तब मैं किसी को दे सकता हूँ, या मेरे पास पैसा कम है तो किसी से ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास न किसी इतना पर्याप्त है कि न किसी को देना है ना किसी से लेना है। तो इसका मतलब कि हमारे पास फुलफिल पूरा पर्याप्त जितना है। उन जैसे नियॉन का देख लीजिए, इसके पास टोटल 10 है, और पहले में कितना चाहिए? 2, दूसरे में कितना चाहिए? 8, और इसका पूरा है। तो नियॉन को किसी से मतलब नहीं है, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। तो बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका किसी से मतलब नहीं होता, जो कि शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग या 18वां वर्ग का तत्व कहा जाता है शून्य समूह के तत्व। इनका फार्मूला, इनका याद करने का सूत्र होता है हीनी अरकर 0 रन पर आउट। ये तरीका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आर्गन सम। ये तत्व हैं जो कि किसी से मतलब नहीं रखते। इनका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है, इसलिए इनको कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। अंग्रेजी में कहते हैं नोबल गैसेस। ये तत्व होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आर्गन सम। ये ऐसे तत्व हैं जिनको किसी से मतलब नहीं है, इसलिए ये अक्रिय और निष्क्रिय गैस कहे जाएंगे। इनका क्या मतलब है, इससे रिलेशन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ बताया हूँ। अब हम यहाँ समझ ले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो सकती है। अब यहाँ देखिए, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन लिखे गए। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है। और भी ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8, 2 और 6 है, नाइट्रोजन 7, 2 और 5 है, हीलियम 2 है, और लिथियम 3 है ना, तो 2 और 1, बेरिलियम 2 और 2, बोरान 2 और 3। ये सब जो हैं ये क्या है? अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष वाले में आए हैं उन तत्वों का वो क्या कहलाएगा? अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, अब आगे देखते हैं अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम कैसे धातु और अधातु को बताएंगे। एक बार हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे परिभाषा के साथ, लेकिन अभी आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप समझने का प्रयास करिए। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी समझने का प्रयास करिए कि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को समझ में आ गए, और ये अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में 1 2 3 है, क्या है? 1 2 3 है, तो उनको कहेंगे धातु। क्या कहेंगे? धातु। कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको भी समझाया कि कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो सकती है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो सकती है? 4। तो हम 1 2 3 वालों को धातु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 तक की लेन देन हो सकती है। तो आप लोगों को पता है धातु का मतलब प्लस वाला, यानी देने वाला। क्या होगा? देने वाला। इतनी बात समझ लीजिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। तो जब लास्ट कोष में 1 2 और 3 होगा तो केवल देगा, ना किसी से लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई? ये भी एक जानने का तरीका जान लीजिए, ये भी क्यों नहीं लेगा। क्योंकि अगर लास्ट में 1 है, 2 है और 3 है, किसी भी तत्व के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्यों किसी से लेगा नहीं, क्यों किसी को देगा?
क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो सकती है, 4। मैंने बोला 10वीं में पढ़ रहे हैं आप लोग, कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन समझ लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक की लेन देन नहीं होगी। तो मान लीजिए इसके पास 1 है और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7। तो बताइए मैंने बोला क्या, 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक की लेन देन नहीं होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्या करेगा, देगा। वैसे ही देख लीजिए 2 है तो क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन को इसे देगा, नहीं देगा, इसलिए 2 किसी को दे देगा। 3 है तो क्या करेगा, 5 किसी से नहीं ले सकता, लेकिन 3 किसी को दे सकता है। तो ये 1 2 3। अब 4 की बात करते हैं, 4 है तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, इसलिए ये धातु में नहीं आते हैं। इसलिए मैंने 1 2 3 को ही केवल क्या बोला हूं, धातु। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो धन आयन बनाएंगे। और हमने पढ़ा है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर त्याग कर धन आयन बनने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आई बात समझ में, मैंने अंतिम कोर्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अणुओं को धातु क्यों कहा, तो इस कारण से कहा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को देंगे, लेंगे नहीं। अब आते हैं नीचे 5 6 7। इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ऋण आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऋण आयन, यानी लेने वाले लिख सकते हैं। ये समझने के लिए क्यों, अभी आप बस समझिए। मैंने क्या बोला, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 6 7। आसानी से बता सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु है। उपधातु भी बताएंगे अभी आप लोगों को कौन सा है। तो आपने क्या समझा, 5 6 7 होंगे तो क्या कहलाएंगे, अधातु। कैसे, 5 है तो ये बताइए वो 5 किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता। कितनी दे सकता है, 4, या 4 ले सकता है। तो 5 किसी को नहीं दे सकता, तो हम क्या कहेंगे, अष्टक पूरा करने के लिए 3 किसी से ले लेगा। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी 3 ले सकता है। 6 है तो 2 ले सकता है, 7 है तो 1 ले सकता है, इसलिए ये क्या है, अधातु है। मैंने क्या बोला, लेने वाले होते हैं, ये लेते हैं। अब जो 4 है इसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु क्या होता है, जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण होते हैं, इसका भी गुण होगा और इसका भी गुण होगा। कैसे, वो इलेक्ट्रॉन को ले भी लेगा और इलेक्ट्रॉन को दे भी देगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक नाम है कार्बन, 4, इसका होता है 6 होता है, सॉरी 2 और 4। लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन ये अधातु हमेशा क्या करता है, लेता है, ये अधातु की तरह गुण निभाता है। सिलिकॉन देख लो 14 होता है, 2 8 10 और 4 14। ये क्या करता है, दोनों कार्य करता है, दोनों। तो इसलिए क्या कहलाता है, उपधातु। क्या कहलाता है, अब आप कहेंगे कार्बन क्या है, तो अपवाद है एक। मान लीजिए ये उपधातु की तरह, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से उपधातु की तरह तो गुण निभा रहा है, लेकिन ये काउंट किस में होता है, अधातु में। लेकिन सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। तो हमने क्या बोला कि लास्ट क्वेश्चन में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएंगे, उपधातु। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तक ले सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तक दे सकते हैं। तो जिनमें 4 है वो अष्टक पूरा करने के लिए 4 दे भी सकते हैं, 4 ले भी सकते हैं। लेकिन 5 6 7 है तो वो केवल लेंगे, 1 2 3 है तो केवल देंगे। अब 8 है, तो बताइए कि 8 है तो उसे 8 पूरा करने के लिए किसी से लेने देने की जरूरत है, नहीं है, किसी से भी लेने देने की जरूरत नहीं है, उसका अष्टक पहले से ही पूरा है। इसलिए वो क्या कहलाएंगे, अक्रिय गैसेस, जो कि ये है। तो आप लोग समझ गए धातु और धातु उपधातु क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देकर धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, क्या कहलाएंगे, धातु। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु। यही हमारा चैप्टर है, इसी को हमें पढ़ना है। अब आइए पढ़ते हैं। नोट्स के साथ बनाते चलेंगे। सबसे पहले धातु, जैसा मैं बोला हूं वैसे लिख लीजिए। वे परमाणु अच्छा, एक चीज हमने यहाँ मिटा दिया, आप लोगों को बताना भूल गए। जैसे सोडियम है 11 है तो 2 8 1, लास्ट में कितना है, 1। तो इसका मतलब ये क्या है, धातु है। मैग्नीशियम है 12, 2 8 और 2, ये क्या है, धातु है। अब ऐसे लिख दे, ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और 6, ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। क्यों भाई, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कितना है, 6। यहाँ लिख दे बोरान 5 होता है। 2 और 3, ये भी क्या है,
धातु है। नाइट्रोजन 7, 2 और 5 ये क्या है, अधातु है। मतलब आप समझ गए कि कैसे करना है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट को उसके इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं और उस आधार पर आप लोगों को बता देना है कि 1 2 3 आएगा तो धातु, 4 आएगा तो उपधातु, 5 6 से 7 आएगा तो अधातु, 8 आएगा तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा पढ़ते हैं। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, त्याग मतलब देना, त्याग मतलब दे देना, त्याग कर धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और भी बहुत से हैं। आप कैसे ये लिखा हूं आप लोग बता सकते हैं, कैसे लिखा हूं, इनके लास्ट कोर्स के इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के देने के आधार पर। सोडियम में 11 है, लास्ट कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम लास्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम लास्ट कोर्स में 3 इलेक्ट्रॉन। और जब 1 2 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन को देगा, देगा तो क्या होगा, धातु होगा। ये धातु। अब हम जानेंगे कुछ धातु के भौतिक गुण होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, सबसे पहला है धात्विक चमक, दूसरा है सुचालकता, तीसरा है आघात वर्धनीयता, चौथा है तन्यता, पांचवा है और भी है ध्वनिकता, कठोरता लिख लीजिए, छठा है ध्वनिकता। ये सब क्या है, ये सब धातु के गुण है। कौन से, फिजिकल वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है। धात्विक चमक क्या होता है कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है। क्या होती है, तो उसको काटेंगे तो विशेष चमक दिखेगी। तो धातुओं में चमक होती है, क्या होती है, चमक होती है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक लिख लीजिए, सुचालकता किसका, विद्युत का। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा सुचालक कोई धातु पूछा जाता है, आपका नाम आएगा चांदी, सबसे टॉप पे है। क्या है, सबसे टॉप पे कौन सा धातु है जो कि सबसे अच्छी सुचालक है विद्युत, तो चांदी है। आघात वर्धनीयता लिख दीजिए, ऐसा गुण जिसमें धातु को, जिसमें धातु को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाए, चादर बनाया जा सके, चादर बनाया जाए। पूछेगा कोई आघात वर्धनीय क्या होता है, धातु का ऐसा गुण जो आघात वर्धनीय हो, तो हम कह सकते हैं कि धातु का ऐसा गुण जिसमें धातु को पीटा जाए तो किसमें परिवर्तित हो जाए, चादर में। और ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध। आघात मतलब चोट देकर, पीट कर क्या बनाया जा सके, चादर बनाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता। ऐसे तन्यता देख लीजिए, ये ऐसा गुण होता है जिसमें धातु को तार के रूप में परिवर्तित किया जाए, तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। क्या समझे आप लोग, आघात वर्धनीय किसे कहेंगे। सबसे पहले हमने समझा धातुओं का भौतिक गुण होता है, उसमें चमक होती है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। वो सुचालक होते हैं किसके, विद्युत के। जितनी धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, वही आघात वर्धनीय होती है। सभी धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय। कहने का मतलब है कि उनको पीटा जाएगा, उन पर आघात किया जाएगा, चोट किया जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, चादर में परिवर्तित हो जाएंगी। अगला गुण है तन्यता। हम कहेंगे ऐसा गुण जिसमें धातु को अगर पीटा जाए, धातु को क्या किया जाए, पीटा जाए तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, तार में परिवर्तित हो जाएंगी। सबसे अधिक जो तन्य धातु उसका नाम है सोना। क्या है, सोना।
ये कहा जाता है कि 1 ग्राम में लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। किससे? सोना से। तो हम कहेंगे सबसे तन्य धातु या तन्यता वाली धातु कौन सी है? तो सोना है। सबसे तन्यता वाली धातु सोना। कठोर धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं। क्या होती हैं वो? ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस। कठोर का मतलब होता है ठोस होना। क्या होना? ठोस। ध्वनिकता, इनमें ध्वनि होती है। क्या होती है? इनमें ध्वनि होती है। किनमें? इनमें ध्वनि होती है। धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है। उन पर अगर किसी चीज से वो किया जाए तो इनमें एक ध्वनि आती है। एक नोट करके बात लिख लीजिए कि पारा, आपने सुना होगा नाम पारा या मरकरी भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है Hg, इसका होता है Au। मरकरी, पारा, Hg, ये धातु है। धातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल माना गया है कि जब कमरे के तापमान की बात की जाएगी तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाएगी। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, यानी द्रव अवस्था में होती है। ये अपवाद भी लिख सकते हैं आप। इसको क्या कह सकते हैं? अपवाद। कैसे? आप समझिए, हमने बोला कि जितनी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन ये क्या है भाई? कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? ये तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इसलिए इसका ये नियम का पालन नहीं कर रही है। धातुओं के भौतिक गुण के नियम का पालन नहीं कर रही है। भौतिक गुण क्या होता है? ठोस होते हैं। इसलिए ये अपवाद है। कौन सा? पारा या मरकरी। इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, द्रव धातु। पूछेगा कि द्रव धातु कौन सी है? तो पारा या मरकरी। ये आपने देखा होगा, जब भी थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर में जो प्रयोग होता है लिक्विड, वो पारा ही होता है। ठीक है। तो ये कमरे के तापमान पर किस में होती है? तरल या द्रव अवस्था में होती है। आगे पढ़ते हैं अधातु। अधातु के बारे में, धातु के बारे में इतना ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं धातु। भौतिक होता है, धातु की चमक होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, आघातवर्धनीय होती है, तन्य तन्य भी होती है, कठोर होती है, उसमें ध्वनि भी होती है। ये अपवाद हमने पढ़ा पारे को। अब आगे पढ़ते हैं अधातु। नॉन मेटल कहते हैं, सेम उसका उल्टा होता है। क्या? वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन, ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति, ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, और भी ऐसे तत्व बताइए जो कि जिनके लास्ट कोर्स में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस, बहुत से हैं। ठीक है। क्या सुना आपने कि जो वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन क्या करके ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? ग्रहण करके ऋण आयन बनने की क्षमता रखेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। अब इनके कुछ भौतिक गुण जान लेते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, इनका एक ही होता है भौतिक गुण, वो आप जान जाइए कि पहली बात तो भंगुरता होती है। इनमें क्या होती है? ये भंगुर होते हैं। भंगुरता होता क्या है? ये ऐसा गुण, अधातुओं का ऐसा गुण, ऐसा गुण जिसमें अधातु को गर्म करने पर या पीटने पर गर्म करने या पीटने पर
वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। भंगुरता कहलाता है। क्या समझा? और धातु में कैसे गुण होते हैं? जब उनको हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, छोटे छोटे। कहाँ से देखे आप लोग शीशा, उसको हम पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, लेकिन अगर वैसे लोहा को पीटा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, वो पचिकता जाएगा, यानी चादर के रूप में प्रतीत हो जाएगा। तो वो आघातवर्धनीयता था, इसमें क्या होता है? भंगुरता। इसको पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये होता है भंगुरता। ये सामान्य स्तर में ठोस होते हैं या तो गैस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ठोस या तो गैस होते हैं, ठोस या गैस होते हैं। लेकिन ब्रोमीन, अपवाद इसका भी है। अपवाद नंबर 1 ब्रोमीन है। ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है या तरल अवस्था में होती है। तो एक तरल एक ही बात है में होती है। जैसे हमने किसको जाना, किसको जाना इसके पीछे हमने किसको जाना? पारा को। पारा यानी मरकरी, Hg को हमने जाना कि वो धातु थी। क्या थी वो धातु थी, लेकिन किसमें थी? द्रव और तरल अवस्था में। ये क्या है? अधातु है, लेकिन किसमें है? द्रव और तरल में है। लेकिन होना किसमें चाहिए था? ठोस या गैस में होना चाहिए था, लेकिन द्रव और तरल में है। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? द्रव अधातु। क्या कहते हैं? द्रव अधातु। इसे द्रव धातु कहते थे, इसे क्या कहते हैं? द्रव अधातु कहते हैं। दूसरा अपवाद है आयोडीन। क्या है? आयोडीन एक अधातु है, लेकिन उसमें क्या होती है? चमक होती है। हमने क्या पढ़ा? धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है, अधातु है, जिसमें क्या होती है? चमक होती है। अगला हम लोग जानते हैं कार्बन। कार्बन भी क्या है? अपवाद, ये सब बात है। कार्बन भी एक अधातु है, कार्बन भी एक अधातु है, लेकिन इसको होना क्या चाहिए था? उपधातु, क्योंकि इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन एक अधातु है जिसके अपर रूप है, जिसके अपर रूप है। कौन कौन सा अपर रूप है भाई? आप लोग को पता होगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये इसके अपर रूप है। अपर रूप का मतलब होता है कि रूप होते हैं इसका अपर रूप, जिसमें इसकी संरचना को बनाया जा सकता है। हीरा का संरचना होती है त्रिविमीय संरचना होती है, 3 कार्बन वाली। ग्रेफाइट 6 विमीय होती है। ये ग्रेफाइट वाला है। फ्लोरीन 60, C60, यानी 60 कार्बन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बंकमिंस्टर फुलर, एक नाम थे बंकमिंस्टर फुलर, जिन्होंने इसको देखा था, वो एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? फ्लोरीन 60, यानी उसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? 60। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन इसका एक अपर रूप है, जो कि एक अधातु है। तो हमने क्या जाना? धातु जाना, धातु के भौतिक गुण जाने, अधातु जाना, अधातु के भौतिक गुण जाने। कैसे पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है, ये हम सब ने जान लिया। हम आगे पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, उसके बाद अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो इसमें जानना जरूरी है कि कौन धातु है कौन अधातु है और कैसे क्रिया करेंगे, ये सब बहुत जरूरी था। तो हमने सीख लिया। अगले अगले अध्याय में, अगले पार्ट में हमने पढ़ा है कि धातुओं के रासायनिक गुण। फिलहाल के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।